क्या कभी आपको ऐसा सपना आया है जिसमें आप बिना पैराशूट के अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से सीधे धरती पर सर के बल गिर रहे हो? यदि हाँ, तो आपके शरीर का सारा खून दुगनी तेजी से बह रहा होगा और अकस्मात आपकी नींद खुल गई होगी। अंतरात्मा में से एक स्वर गूंजा होगा, आज तो बच गए भाई। क्या हो किसी के साथ ये सच हो जाए? जी हाँ, जूलियन कोपेस्की नामक 17 वर्षीय बाला के साथ ये सच में हुआ था। वह 14 वर्ष की थी जब पेरू के वर्षा वनों में उनके माता पिता मारिया और हैंस कोपेस्की ने पेंगुआना इकोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन की स्थापना की। 14 साल की उम्र से ही पेरू के जंगलों में शोध यात्राओं में अपने माता पिता के साथ लगभग 2 साल बिताए। जंगलों में हर स्थिति में जीवित रहने की कई गुर सीखे और उसके बाद जूलियन हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए लीमा चली गई। 24 दिसंबर 1971 को 17 वर्षीय जूलियन और उसकी मां ने क्रिसमस के लिए अपने पिता हैंस कोपेस्की से मिलने हेतु पेंगुआना पहुंचना तय किया, किंतु क्रिसमस के पर्व को देखते हुए बड़ा व्यस्त माहौल चल रहा था। लीमा से पेंगुआना की सारी फ्लाइट बुक हो चुकी थी। एक दिन पहले ही कई उड़ानें रद्द कर दी गई थी और सैकड़ों लोग अब टिकट काउंटरों पर भीड़ में लगे हुए थे, किंतु जूलियन जल्द से जल्द पेंगुआना पहुंचना चाहती थी। सो उन्होंने लीमा से पेंगुआना के निकटतम हवाई अड्डे वाले शहर पुकल्पा के लिए उड़ान भरी। जूलियन और उनकी मां 3 सीटों वाली बेंच पर दूसरी से आखिरी पंक्ति में बैठ गई। उनकी मां को फ्लाइट पसंद नहीं थी। वह एक पक्षी विज्ञानी थी और हमेशा कहती थी कि यह अप्राकृतिक है कि मेटल से बनी एक चिड़िया हवा में उड़ रही है। अब फ्लाइट में बैठे 1 घंटा हो गया था, जो कि बड़े मजे में निकला। उन्होंने फ्लाइट में ही नाश्ता किया और पिता से मिलने की खुशी के पलों का सपना अपने आंखों में संजोए रखा था। अब जैसे ही फ्लाइट कर्मचारियों ने सफाई करना शुरू किया, समूचा वातावरण बादलों के फटने, तूफान और बिजली कड़कने के कर्णभेदी स्वर से गूंजयमान होता चला गया। अचानक दिन का उजाला रात में बदल गया और सभी दिशाओं से बिजली चमकने लगी थी। विमान अप्रत्याशित रूप से हिलने लगा था। ओवरहेड लॉकर्स में से चीजें नीचे गिरनी शुरू हो गई थी। महाभयानक प्रचंड आपाधापी का माहौल था। वो यात्रियों का चिल्लाना, क्रंदन और घबराहट साफ देखी जा सकती थी। अब एयर होस्टेस के हाथों से सर्विंग ट्रे उलट जाती है और पूरी प्लेन में खाद्य पदार्थ बिखर जाते हैं। जूलियन की माँ घबराहट में गहरी सांस लेकर कहती है, उम्मीद है कि ये सब ठीक हो जाएगा। तभी जूलियन खिड़की की सीट पर बैठी प्लेन के दाहिने पंख पर एक नजर डालती है। एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी दिखती है और वो यह तय नहीं कर पाती कि यह बिजली की चमक है या भयानक विस्फोट। उनका पूरा शरीर विमान की गहरी गर्जना से भयभीत था। तभी उन्होंने अपनी माँ को शांति से कहते सुना, हे ईश्वर, अब ये सब खत्म हो गया। दरअसल विमान मध्य उड़ान में ही बिजली की चपेट में आ गया था और जमीन पर गिरने से पहले ही टूटने और बिखरने लगा था। जूलियन एक जगह यह बताती है कि मैं बाहर थी, खुली हवा में। मैंने विमान को छोड़ा नहीं था, विमान ने मुझे छोड़ दिया था। लो, अब लोगों की चीखें और प्लेन की टरबाइन की गर्जना अचानक शांत हो गई थी। जूलियन की माँ अब उनके साथ नहीं थी और जूलियन भी अब विमान में नहीं थी, क्योंकि विमान के अब टुकड़े हो चले थे। सब तेजी से धरती पर गिर रहे थे। पेरू का वर्षावन अपने बड़ी बड़ी बाहें फैलाए विमान और यात्रियों को छाती से चिपकाना चाहता था। जूलियन अभी भी लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बेंच पर अपनी सीट पर बेल्ट के माध्यम से बंधी हुई थी। उसने महसूस किया कि वह अकेली थी और अप्रत्याशित गति से नीचे गिर रही थी। उनको अपने आसपास कोहरे की चादर के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। सीट बेल्ट भी उनके पेट को इतनी कसकर दबा रही थी कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। इससे पहले कि वह डर महसूस करती, वह होश खो बैठी थी। बीच में होश आता है तो जूलियन पाती है कि वह अभी भी गिर रही है। पेरू का वर्षावन धीरे धीरे उनके गिरते हुए उल्टे सर की ओर घूमता है। ऊपर से गिरते हुए ये अमेज़ोनियन वर्षावन की झलक किसी ब्रोकली के खेत की तरह नजर आ रही थी। जूलियन फिर होश खो बैठती है। तभी धाड़ की आवाज के साथ जंगल की सतह से जूलियन का शरीर टकराता है
समय रुक जाता है। किंतु यह तो सिर्फ विधि का एक विधान ही होगा कि जूलियन को पता नहीं कैसे होश आ जाता है। अब उनकी सीट बेल्ट ढीली थी, उनके साथ 3 सीट वाली बेंच भी थोड़ी जमीन पर धंस चुकी थी, वह गीली और मैली थी। जूलियन एक दिन और रात वहीं पड़ी रही। अगली सुबह दाहिनी आंख को धीरे से खोलने पर उनको अपने ऊपर विशाल वृक्षों के हरे मुकुट सुनहरी रोशनी से भरे हुए दिखते हैं। अब वह अकेली थी, असहाय, हाँ बिल्कुल अकेली। उनके बगल की सीट पर उनकी माँ की सीट भी अब खाली थी। वह खड़ी नहीं हो सकती थी। तभी उन्हें अपनी घड़ी की हल्की टिक 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 सुनाई देती है। जब समय देखने के लिए वह संघर्ष करती है तो पाती है कि उसका चश्मा अब उनके पास नहीं है। वह तो ठीक से आंख भी नहीं खोल पा रही थी क्योंकि बाईं आंख में भयंकर सूजन थी। फिर वह असहज अपनी दाहिनी पसली को छूती है और समझ जाती है कि ये स्पष्ट रूप से टूट गई है। अब पता चलता है कि उनकी बाईं पिंडली भी गहरे घाव से ग्रसित है, जो ऐसा लगता है कि जैसे किसी खुरदरी धातु की धार से काट दी गई हो। वह कुछ हिम्मत कर अपनी माँ को रेंगते हुए ढूंढने निकलती है, उनका नाम पुकारती है, लेकिन केवल जंगल की ठंडी हवा, कीड़ों, पक्षियों, दूर से आते हुए जंगली जानवरों की आवाजें ही उनका जवाब दे पा रही थी। वर्षावन में पानी लगातार टपकता रहता था। बड़े बड़े पेड़ रहस्यमयी परछाई डाल रहे थे। जब प्यास का आभास हुआ तो पेड़ के पत्तों के ऊपर कुछ मोती जैसे दिखने वाली बूंदों को ही वह जीभ से चाट लेती थी। कुछ रेंगते हुए, कुछ लड़खड़ाते हुए वह जंगलों में आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी कि काश उनको उनकी माँ जीवित अवस्था में मिल जाए। अब उनके पास एक कैंडी बैग था और साथ में बस कुछ फटी हुई एक ड्रेस, पाँव में एक ही जूता, और वो जंगल में रेंग रही थी कि तभी उन्हें ऊपर से हवाई जहाज के इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वर्षावनों के पेड़ इतने बड़े और घने थे कि वह आसमान से मात्र एक कीड़े की भांति लग रहे होंगी जो विशाल वृक्षों की छांव में छुप गई होंगी। और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह खोजी दस्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। वह शक्तिहीन थी, भयंकर चोटिल थी, कंकशन से भी जूझ रही थी, जो अस्थायी रूप से उनके मस्तिष्क की डिसीजन लेने की पावर को प्रभावित कर रहा था। किंतु उन्हें पता था कि उन्हें हर हाल में इस घने जंगल के बाहर निकलना ही है ताकि बचाव कर्मी उन्हें देख सके। जल्द ही इंजनों की गड़गड़ाहट दूर हो जाती है। अब उन्हें पानी की टपकती बूंदों की झंझनाहट सुनाई देती है और एक छोटी धारा के दर्शन हो जाते हैं। जूलियन निरंतर चलती जा रही थी। अब उन्हें विश्वास हो गया था यह छोटी सी धारा उनकी जीवनदायिनी बन सकती थी। 28 दिसंबर को उनकी दादी की ओर से उपहार में दी गई घड़ी हमेशा के लिए बंद हो गई। अब समय का भी कोई बोध नहीं था, इसलिए वो बीते दिनों को सिर्फ गिन रही थी। उनके पास कंदमूल काटने के लिए ना तो कोई चाकू था, ना तो वह मछली पकड़ सकती थी और ना किसी प्रकार का भोजन पका सकती थी। बाकी कुछ और खाने की हिम्मत थी ही नहीं क्योंकि उन्हें पता था कि जंगल में उगने वाली अधिकांश चीजें जहरीली होती हैं। अब चौथे दिन गिद्धों की पुकार ने जूलियन के हृदय में एक भयानक भय पैदा कर दिया था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि ये गिद्ध बड़ी संख्या में सिर्फ वहीं चक्कर लगाते हैं जहां सिर्फ लाशें बिछी हो, लाशें। गिद्धों की ये पुकार जूलियन को एक भयानक दृश्य दिखाती है। वह देखती है वहाँ 3 यात्री अभी भी अपनी सीटों की कतार से बंधे हुए थे और इतनी ताकत से जमीन पर सर के बल गिरे थे कि जमीन के ऊपर उनका पेट से लेकर पैर तक का हिस्सा ही नजर आ रहा था। जूलियन ये विस्फोटक दृश्य कभी ना भूल पाई। अब वह डरी सहमी आगे बढ़ती गई। छोटी धारा से वह एक बार में ही खूब सारा पानी पी लेती थी और धारा के साथ चलती रहती थी। जूलियन धारा का मुहाना ढूंढने का प्रयास कर रही थी कि तभी उन्हें एक बड़ी नदी दिख जाती है। वह पतली धारा एक बड़ी धारा में बदल जाती है। फिर अंत में एक छोटी नदी के दर्शन संभव हो पाते हैं। जूलियन दूरी से विमानों को सुन सकती थी, लेकिन जैसे समय बीतता था शोर फीका पड़ जाता था। जूलियन को लगा कि शायद उसे छोड़कर रेस्क्यू टीम ने सभी यात्रियों को बचा लिया था और वह उसे ना ढूंढ पाए। जूलियन को अत्यधिक क्रोध आ रहा था, किंतु समय के साथ साथ वह व्यथा में बदल गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह नदी के किनारे ही गिरते पड़ते चलती रही। वह तैरने का भी प्रयास करती। धीरे धीरे मंद पानी के थपेड़े उसे बहा ले जाते। सूरज ढलते ही वह सुरक्षित स्थान में लेट जाती ताकि वह सोने की कोशिश कर सके। मच्छर मक्खियाँ उनके सर के चारों ओर भिनभिनाते रहते और कई बार उनकी नाक और कान में घुसने की कोशिश करते थे। पानी की बर्फ सी ठंडी बूंदों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया था। उनकी पतली गर्मियों की पोशाक भी भीग गई थी जिसमें हवा चलते ही वह कांप जाती थी।
वह अंधेरी रातों में किसी पेड़ या झड़ी के नीचे दुबक जाती थी। डरी सहमी दिन की तेज रोशनी में उनकी त्वचा जल गई थी। उन्हें बाद में पता चला कि उन्हें सेकंड डिग्री बर्न है। उनका एक जख्म तो इस कदर सड़ गया था कि उस पर मैगोट कीड़े पनपने लगे थे। लगभग 30 कीड़ों को तो जूलियन ने ही अपने जख्मों से बाहर खींच निकाला और उस दिन वह पहली बार अपनी बहादुरी पर इतराई थी। नदी के किनारे चलते चलते उन्हें किस्मत से एक टूटी झोपड़ी के दर्शन हुए, जिसमें थोड़े से बचे हुए केरोसिन के सिवा उन्हें कुछ न मिला। वह उनके लिए अमृत से कम न था, क्योंकि वह जानती थी कि सड़े हुए जख्म में केरोसिन डालने से कुछ राहत मिलेगी और जख्म में पनपते कीड़े मर सकते थे। अच्छे भोजन की महज अभिलाषा ही बची थी। वह सोचती थी कि क्या चलते रहने का कोई मतलब है। वह खुद को समझाती थी और निरंतर चलती रहती थी। अब 10वां दिन था। नदी के थपेड़ों में बहते हुए वह लकड़ी के टुकड़ों से टकराती थी। फिर नदी के किनारे एक पतली पगडंडी उनको दिखाई देती है जो झोपड़ी को जोड़ती थी, और वहीं कुछ दूरी पर उन्हें एक नाव के दर्शन हो जाते हैं, जिसको देखते ही वह अपने सारे दर्द भूलकर पूरी ताकत से चिल्लाती है कि शायद अब मैं बच जाऊं। अब कुछ समय वह अपने को त्रिपाल से लपेट लेती है और वहीं पड़ी रहती है। काफी देर इंतजार करने पर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और आवाजें करीब आती जा रही थी। अब उन्हें 3 आदमी जंगल से आते हुए दिखते हैं और जूलियन को देखते ही वह तीनों किंकर्तव्य विमूढ़ हो चकित से रुक जाते हैं। तभी वह 11 दिनों से भटकती यातनाओं की मार झेल रही एक कमजोर बाला अपने शरीर की सारी शक्ति समेटकर स्पेनिश में कहती है, Mi nombre es Juliane, soy la sobreviviente del accidente aéreo. El ANCA, por favor, ayúdame. मैं एक लड़की हूँ जो लांसा दुर्घटना में थी। मेरा नाम जूलियन है, प्लीज मेरी मदद करो। वन कर्मियों और मछुआरों ने 3 जनवरी 1972 को जूलियन कोपेस्की की खोज कर डाली। वह पेरू के अमेज़न वर्षा वनों में 11 दिनों तक जीवित रही और उन्होंने जूलियन को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लांसा फ्लाइट 508 की दुर्घटना में जूलियन की मां सहित 90 लोगों की मौत हो गई थी। उस दुर्घटना में जूलियन कोपेस्की ही एकमात्र बची जीवित व्यक्ति थी। आपको बता दें कि When I fell from the sky, the true story of one woman's miraculous survival, जूलियन कोपेस्की, उनका अपना संस्मरण है। इस 17 वर्षीय बाला और लांसा फ्लाइट क्रैश पर बनी कुछ बहुचर्चित फिल्मों में से कुछ फिल्में हैं Miracle Still Happen, Girl Who Fell from the Sky, Wings of Hope। अपने सर्वाइवल पर जूलियन का कथन था, I had nightmares for a long time, for years, and of course the grief about my mother's death and that of the other people came back again and again. The thought, why was I the only survivor, haunts me. It always will. तो अंत में हम उनके भीषण परिस्थितियों से जूझकर सकुशल वापस लौटने के जज्बे को शत शत नमन करते हैं। All hail जूलियन कोपेस्की। धन्यवाद।